अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 9 मई के वाक़यात को एक साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, मगर इसके बावजूद इस मामले को लेकर कशीदगी बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है। इस्टेब्लिशमेंट वाज़े कर रही है कि तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत नहीं हो सकती और उसका एक ही रास्ता है कि सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगी जाए। और फिर 9 मई को आर्मी चीफ का बयान सामने आया कि 9 मई का सियाबाब रकम करने वालों से कोई समझौता होगा और ना ही कोई डील होगी, और अपने आप को मासूम जाहिर करने वाले असल रहनुमाओं को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हुए इसे सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दिया। और PTI के रहनुमा मुसलसल ये बयान दे रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि हमसे माफ़ी मांगी जाए और 9 मई के वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात करवाई जाए। और आज एक बार फिर इमरान खान ने जेल से यही पैगाम दिया कि मुआफ़ी तो मुझसे मांगी जाए। जबकि पार्लियामेंट में भी इस हवाले से आज एक हंगामा खेज इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ के दरमियान बहस हुई। इस बहस के दौरान शोर शराबा और नारेबाजी भी देखने में आई। पहले तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई सिर्फ एक बहाना था, इमरान खान निशाना था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं, ये एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब स्पीकर, वो एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनके बयानिए में ही बाइपोलर डिसऑर्डर है। उनका बयानिया खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है और वो इंटरफियर कर रहे हैं पॉलिटिकल रेल्म में, जो सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं कर सकते। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। और आर्टिकल 6 भी आप यहाँ पढ़ लें, आइन वाजे है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सारे इदारों की, चाहे वो जुडिशरी हो, गवर्नमेंट हो, चाहे जो इदारा हो, हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे। एक 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम CCTV फुटेजेस की, सच्चाई को सामने आना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लियर कट कर दूं कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। उमर अयूब ने अपने खिताब में आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 की भी बात की, जबकि ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 जरूर लगना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यह आर्टिकल फील्ड मार्शल अयूब खान पर लगना चाहिए। जिसके बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान काफ़ी शोर शराबा देखा गया। मैं बिल्कुल हमायत करता हूँ कि आर्टिकल 6 जो है ज़रूर लगना चाहिए जिन लोगों ने इस तोड़ा, लेकिन शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए, जिसने 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। पाकिस्तान जी काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। उमर साहब, आपने जब तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, आपने तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला। इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। अभी जरा लगी रहनी था मर्चे। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। जो जड़ है सारे शाखसाने की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। जी देखें जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं जो मजलिस शूरा में भी थे, जनरल ज़िया के साथ भी फ्रंट बेंच पे बैठे हुए हैं। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल ज़िया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहाँ थे ये। जी गौर साहब फरमाइए। नहीं कोई प्रेशर नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं जी जनाब स्पीकर जी। बात ये, मैं हमेशा मुख्तसर एक खिचोड़े आप नहीं करते हैं? जनाब स्पीकर देखे चले ख्वाजा आसिफ साहब ने इनको बात करने दी है, तो उन्होंने बात शुरू की, उनको बात करने दी जी। जाती है। I take an exception to that। जी बात कीजिए। अब स्पीकर ये एक तरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। मैं एडजर्न कर दूं और मैं एडजर्न करके 2 दिन की छुट्टी कर दूंगा और फ्राइडे को हमने डिबेट ही खत्म कर देनी है।
इसी तरह उमर अयूब ने आज अपने खिताब के दौरान कहा कि DGISPR ने कहा था कि गुज़िश्ता वाक़यात पर कमीशन बनने चाहिए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन, OGD कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट और आर्मी पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। जब DGISPR ने कहा कि प्रायर ईयर्स की कमीशंस होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है जनाब स्पीकर। हम लोग ये इस हाउस के जरिए ये डिमांड करते हैं, फेल फॉर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए, OGD कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। जबकि ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान कहते थे कि DGISPR और आर्मी चीफ के खिलाफ बात करना गद्दारी के मुतरादिफ है। आज वो उसूल कहाँ गए? ये 9 मई की माफ़ी मांगे हैं, मैं इनसे सब चीज़ों की माफ़ी मांग लूँगा। जनाबे वाला इनके लीडर ने कहा कि जो DGISI के खिलाफ बात करता है, चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो बात करता है, वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। आज वहाँ कहाँ गए वो असूल जो है? बाजवा था, फैज था, तो उस वक्त गद्दारी थी। आज जो है चीजें बारे में नहीं है तो गद्दारी नहीं है। आज वो मुहिब्बुल वतनी बन गई है। 10 साल खाकी वर्दी वालों की गोद में बैठा रहा ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है। बाजवा ने इसी हाउस में, इस जगह पे बाजवा और फैज आके ब्रीफिंग देते थे। ISI को फोन जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि हमारा कोरम पूरा कराओ। हाउस में जो इस ऐवान के साथ जो कुछ हो चुका है, ये इनकी 10 ससले नहीं माफी मांगते रहे तो अब मसाला नहीं हो सकता। अब स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता, और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? सही है ना? 9 मई को शहीदों के मुजस्मे तोड़े, ये जाके कोर कमांडर के घर के आगे जो है आग लगाएं उसको, मियां वाली में जहाजों को आग लगाएं, जाके चकदरा में जाके फौज को अटैक करें, गालियां दें और कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और मैं इनसे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा इन लोगों को से माफी नहीं मांगूंगा। 9 मई की माफी मांगे, मैं सब चीजों की माफी मांग लेता हूँ। और यार पर कोई चूना ही मार लिया मुंह दे उत्ते ऐसी कालक मलिया ना तेरे मुंह ते, और तेरे मुंह ते कालक है पूछ ले ना सारे तो, किदे मुंह ते कालक है पूछ ले सारे तो। जबकि इससे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जिस तरीके से मेरी गिरफ्तारी की गई, मुआफ़ी तो मुझसे मांगी जाए बजाय इसके कि किसी वाक़े पर मैं माफ़ी मांगूं। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफ़ी मांगूं। खान साहब को 9 मई को किसकी साजिश पे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ्तार करवा के किसने हुक्म किया था, इसी तशद्दुद पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ्तार करना किसका ऑर्डर था, इस पे एक रद्द-ए-अमल आना, वो हम नहीं कहते कि इसकी जस्टिफिकेशन है तशद्दुद पे किसी का आना। लेकिन इसके साथ खान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में हूँ जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। साथ ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के तहवील में ज़ख्मी होने से मुताल्लिक जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई थी, असल में उनकी वजह से 9 मई के वाक़यात हुए। और दिलचस्प बात यह है कि 9 मई से मुताल्लिक गुज़िश्ता निगरान हुकूमत ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो मौजूदा हुकूमत के सामने भी रखी गई है। उसमें इस किस्म की अफवाहें फैलाने वालों में तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं का नाम लिया गया है। साथ ही 9 मई के वाक़या से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के जिन जिन रहनुमाओं का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है, उनमें से बेशतर लोग आज़ाद हैं या ज़मानत पर हैं, जबकि कुछ अपनी वफादारियां तब्दील कर चुके हैं, इसलिए आज़ाद घूम रहे हैं। रोज़नामा द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत में तैयार करदा 9 मई की रिपोर्ट में ना सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमलों के वाक़यात में इमरान खान के किरदार पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, बल्कि रिपोर्ट इस बात की अक्कासी भी करती है कि किस तरह PTI के दर्जनों रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर तशद्दुद को हवा दी और इसमें हिस्सा लिया। खबर के मुताबिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI रहनुमाओं ने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी हिरासत से मुताल्लिक झूठ फैलाने और लोगों को तशद्दुद की तरगीब दी। बड़े पैमाने पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इमरान खान पर हिरासत में तशद्दुद किया जा रहा है और उनके कत्ल का इम्कान है, और इस हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो इंतहाई सनसनीखेज़ और इश्तियाल अंगेज़ थी। खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत की रिपोर्ट में 9 मई को PTI रहनुमाओं की जानिब से कहे जाने वाले झूठ और तशद्दुद की तरगीब की कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे कि हम्माद अजहर ने दोपहर 2:37 पर ट्वीट में इल्ज़ाम आयद किया
कि इमरान खान पर तशद्दुद किया जा रहा है। जरताज गुल ने 3:10 पर खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को हिरासत में कत्ल कर दिया जाएगा। मुराद सईद ने बिल तरतीब 2:37, 2:44 और 4:20 पर ट्वीट में पार्टी कारकुनों को मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने के लिए कहा और उन्हें हिदायत की कि वो इमरान खान पर तशद्दुद ना होने दें और जो लोग खुद को ताकतवर समझते हैं उनके लिए ज़मीन को जहन्नुम बना दें। फ़ारूक हबीब ने 4:51 पर ट्वीट में लोगों से कहा कि वो अपनी जान कुर्बान कर दें लेकिन इमरान खान पर तशद्दुद ना होने दें। अली अमीन गंडापुर ने शाम 5:12 पर ट्वीट में कारकुनों से कहा कि अभी या फिर कभी नहीं, अपनी जानों से खान की हिफाजत करें। जबकि अली जैदी ने 4:23 पर ट्वीट की कि पार्टी कारकुन सिंध को बंद कर दें। इसके अलावा अनम शेख, शानदाना गुलजार, कमर शौजब ने अपनी ट्वीट्स में लोगों को GHQ रावलपिंडी के मकाम पर एहतजाज के लिए कहा। जबकि सेनेटर एजाज चौधरी ने 2:28 पर ट्वीट में पार्टी कारकुनों से पूरा मुल्क बंद करने की अपील की। फैसल जावेद खान ने 2:48 पर ट्वीट में कहा कि इमरान खान पर तशद्दुद हो रहा है। शहरियार आफरीदी ने 3:36 पर ट्वीट में कहा कि जिन गद्दारों ने खान को गिरफ्तार किया है उन्होंने कौम पर हमला किया है। खबर के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद PTI के सोशल मीडिया कारकुनों ने मुहिम चलाते हुए ऐसे ट्विटर ट्रेंड्स शुरू किए जो तशद्दुद की हौसला अफजाई करते और लोगों को GHQ पर हमले की तरगीब देते थे। गो टू GHQ और निकलो GHQ की तरफ जैसे ट्रेंड्स भी चलाए गए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदाजे के मुताबिक लाहौर में मुजाहिरीन की कुल तादाद 2000 के करीब थी और जिन लोगों ने मुजाहिरीन की क़यादत की और उन्हें उकसाया उनमें ज़ुबैर नियाज़ी, उमर चीमा, हम्माद अज़हर, एजाज चौधरी, हसन नियाज़ी, आयशा इकबाल, आलिया हमजा, मुनज़्ज़ा हसन, मुसर्रत चीमा, अलीमा खान और नौशीन हामिद शामिल थीं। खबर के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि रावलपिंडी में शाम 5 बजे तक मुजाहिरीन लियाकत बाग में जमा हो चुके थे। 5 बजे से 6 बजे के दरमियान सोशल मीडिया पर PTI रहनुमाओं के मुतादिद ऑडियो बयानात सामने आए जिनमें मुजाहिरीन पर जोर दिया गया कि वो GHQ चले जाएं। 6 बजे तक हुजूम GHQ पहुंच चुका था। हुजूम ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। GHQ के बाहर एक मुजस्मा और इस्तकबालिये में शीशे का दरवाज़ा तोड़ दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने GHQ में दाखिल होने वाले हुजूम को पसपा कर दिया। ताहम हुजूम ने मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम और आर्मी मेस में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। इसी दौरान एक गिरोह ने हमजा कैंप पर हमला किया और इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रात 10 बजे तक हुजूम ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट प्लाजा पर हमला किया और दाखिली दरवाजे को आग लगा दी। इसी तरीके से बाकी शहरों में भी जो वाक़यात हुए उसकी जिम्मेदारी इस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की क़यादत पर डाली गई है, मगर ये रिपोर्ट निगरान हुकूमत में बनाई गई। क्या इसकी अहमियत है? मुताल्लिक़ रहनुमा जिनके नाम लिए गए हैं वो पार्टी छोड़ गए तो उनके वो आज़ाद रहे, उनके ऊपर वो सख्तियाँ भी नहीं आईं। हमने उमर अयूब साहब को भी आज के प्रोग्राम में आने की दावत दी है। जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, प्रोग्राम लाइव है, वो आ सकते हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ बोलिए। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है आज बहुत ही गर्मा गर्मी हुई, साहब ने तकरीर की, उमर अयूब साहब ने, आपने उसका जवाब दिया। वो जाना चाहते हैं कि जी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी आए, बटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी आए, जो माजी के डिक्टेटर हैं उनका एहतसाब हो। आप अयूब खान तक गए कि उन्हें भी निकाल कर जो है वो फांसी दी जाए, मगर फिर बदमज़गी हो गई। मामला इसी तरीके से चले जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से कह रही है माफ़ी मांगे, आज इमरान खान साहब ने फिर कहा माफ़ी मांगे, असेंबली में भी झगड़ा हो रहा है। तो कोई रास्ता निकलेगा कैसे कि कोई स्टेबिलिटी आए पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी? देखें, ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो है जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी होती है एक हाउस की, जिसमें तमाम पार्टियाँ तय करती हैं कि भाई आज बिज़नेस किस तरह चलाना है, उसमें ये तय हुआ था कि किसी की तकरीर में इंटरप्शन नहीं हो। और हमने तकरीबन 1.5 घंटे की उमर अयूब साहब की तकरीर जो है ना वो तहम्मुल से सुनी। उसमें उन्होंने गलत बातें भी कहीं, जो जिनके ऊपर हमें एतराज़ हो सकता था वो बातें भी उन्होंने की, लेकिन हमने फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द सैनिटी और द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस वी डिड नॉट इंटरप्ट, वी डिड नॉट raise voices against him or his party leader. हमने, लेकिन the moment I started with अयूब खान, वो अयूब खान वाली बात उनको बहुत, देखें मेरा कहना था वहाँ पे कि इस मुल्क में आइन शिकनी का दरवाज़ा अयूब खान ने खोला और तारीख के कटहरे में वो मुजरम है, मुज़म्म नहीं मुजरम है। अगर सज़ा देनी है आइन तोड़ने की तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिम, फिर तारीख अपनी दुरुस्त करें। फिर ये तारीख में पिक एंड चूज़ क्यों करें कि आपका मुजरम जो है वो बरी हो जाए और हमारा मुजरम जो है वो उसको सज़ा हो जाए, ये नहीं होगा फिर। और जिन लोगों ने आइन तोड़ा है यहाँ पे, जिस रात अदम एतमाद की तहरीक पास हुई उस रात भी आइन तोड़ा गया। फिर उन्होंने कहा जी कि आपने ये बातें की हैं, माफ़ी मांगी है।
मैंने स्पीकर को कहा जी मैं माफी 10 दफा मांगने को तैयार हूं, इनको कहें 9 मई को जो इन्होंने जो कुछ किया उसकी माफी मैं बिल्कुल मांगने को तैयार। लेकिन अगर ये लोग जो हैं इतने घिनौने जराइम इन्होंने किए 9 मई को और उसके बाद ये माफी ना मांगें और मुझे कहें कि माफी मांगें सिर्फ इसलिए कि मैंने इनको बावजदाद को जो है कहा कि वो क्रॉमवेल की तरह उनको फांसी देनी चाहिए, दैट इज हिस्ट्री एस्टेब्लिश्ड है। वो घोड़े पे बैठ के जो है पार्लियामेंट में आया था और उसने मार्शल लॉ लगाया था, तारीख में पहला मार्शल लॉ उसने लगाया था। उसकी सजा उनको 1863 में जाके उसकी जो है लाश निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाया गया था। तो ये क्यों नहीं हो सकता? अगर हमने अपने माजी से ये जो डीमंस हैं हमारे माजी के, हमारे पास्ट के जो डीमंस हैं, if we want to get rid of these demons, we have to purify ourselves। हमें अपनी निजात के लिए उन डीमंस को जो है फारिग करना चाहिए। जिस तरह दम दरूद नहीं करते जाके कि जी जिन चमड़ा हुआ है ये क्या हुआ है, तो उस तरह हमें कोई ना कोई इसका सदेबाब करना चाहिए। मगर खान साहब जब आप सिलेक्टिव जो है ज़ाहिर सिलेक्टिव हिस्ट्री में नहीं हो सकते और माजी से सबक सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मगर जब आप 9 मई के लिए कहते हैं कि माफ़ी मांगें, आज एक दफ़ा फिर दोहराया इमरान खान साहब ने कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मैं आर्मी चीफ को ख़त लिखूंगा। अब 1 साल हो गया वाक़े को। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने बार बार पोजीशन बदली, पहले कहा कि हमारे लोग थे ही नहीं, फिर कहा मेरे लोग थे और क्या करते जब मुझे इस तरीके से गिरफ्तार किया गया, फिर कहा कि उकसाया गया था उन्हें ये कह के कि इमरान खान ज़ख्मी हो रहा है, फिर यह हक़ाइक़ सामने आ गए कि तो बातें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खुद की थी। मगर जो कुछ 1 साल में हुआ कि इस 9 मई के वाक़े को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया पार्टी छुड़वाने के लिए, बहुत सारे रहनुमा जिन्होंने पार्टी छोड़ी उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तो अब आपको नहीं लगता पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह गया है? कौन पहले ब्लिंक करेगा? वहां से भी माफी का मुतालबा हो रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से भी माफी का मुतालबा हो रहा है। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं, बहुत सा पानी बह गया है, लेकिन अगर हमने अकाउंट्स जो हैं बैलेंस करने हैं, अपनी बुक्स बैलेंस करनी है तारीख की, तो ये सारे मामला जो हैं ये सेटल करने पड़ेंगे। फिर कोई भी मामला जो है पुराना नहीं हुआ। मुझे ये बताएं कि ये कहते थे इमरान रियाज को इंटरव्यू में ने कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI के खिलाफ जो है बात करना गद्दारी है। कहा था ना इन्होंने, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा, कहा था ना इन्होंने। उन्होंने कहा था, आप गलत नहीं कह रहे, मगर उन्होंने तो गलत कहा था ना। गलत कहा था ना, उन्होंने गलत कहा था ना। तो जब आप अपना राइट जो है वो लूज कर जाते हो, जब आपने वही एक्ट किया हो, आपने वही जुर्म जो है आपसे सरजद हुआ हो, जिसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे हो, तो फिर उसका इल्ज़ाम लगाने का या उसकी सजा का मुतालबा करना जो है आपका राइट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। आप वो राइट एब्डिकेट कर देते हैं, वो राइट जो है शाहजेब। फिर आप मेरा जब तक मेरे हाथ साफ नहीं होंगे, जब तक मेरा माजी साफ नहीं होगा, मैं किसी को किस तरह मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकता हूँ? वो हर शख्स पे हर इल्ज़ाम जो है लगाता है इमरान खान जो है, जिसने वाहिद आदमी। देखें, तोशा खाने में बहुत से लोगों ने हो सकता है तजावुज़ात किए हों, लेकिन किसी ने कारोबार नहीं किया उस तहाइफ के साथ। इमरान खान वाहिद जो है शख्स है जिसने उन तहाइफ के साथ कारोबार किया है, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया और फिर जो है तोशा खाने के तहाइफ से जो माल बनाया उसको रिपोर्ट भी ना की। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैंने आज से तकरीबन कोई 11-12 साल कबल जो है, बल्कि मेरा ख्याल है 13-14 साल कबल जो है, मैंने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि $7 मिलियन ज़कात का जिसने मुल्क से बाहर इन्वेस्ट कर। पहले इसने इनकार किया, फिर जब मैंने इनकी बैलेंस शीट से सबूत दिए, इन मेरे खिलाफ केस कर दिया। आज 14 साल से केस चल रहा है। मैं अदालत में जाता हूँ, ये अदालत में नहीं आता। दावा इसने किया हुआ है, ये अदालत में नहीं आता। ना इसके वकील आते हैं, भाग जाते हैं। करें ना 10 अरब रुपए का दावा किया हुआ है, मेरा एहतसाब करें, मैं अदालत में पेश होता हूँ। वहाँ पे क्यों नहीं करते मेरा एहतसाब जो है मेरा? तो इस तरह तो नहीं होता ना। वैसे मगर आप ज़कात का भी पैसा खा जाएं। मगर इसमें इशू ये है कि तोशा मैं आधा मिनट लूंगा। उसके बाद इन्होंने 8 साल के बाद 9 साल के बाद ये में पैसा वापस लिया। चले मान लिया जाए वो पैसा वापस नहीं आया, नई इन्होंने रेज की और वो लेके आए, नई डोनेशन रेज की। अगर ये वो लेके भी आए हैं, उसका एक्सचेंज रेट का डिफरेंस कौन देगा उस पीरियड में? उस पीरियड में जो इंटरेस्ट लॉस हुआ उस अमाउंट के ऊपर 7 मिलियन है, उसका हिसाब कौन देगा? ये शौकत खान का पैसा है, ज़कात का पैसा है, मरीजों का पैसा है। अगर उनकी बात मान लीजिए, इमरान क्यों नहीं देता पैसे वो जो है? आज ये देखें ना, हाउ कैन दे क्लेम मॉरल हाई ग्राउंड?
वैसे मगर ख्वाजा साहब ज़ाहिर इसमें एक मसला ये है कि जब आप कहते हैं तोशाखाना के मामले में बहुत सारे सवाल उठते हैं, इमरान खान साहब पर सवाल उठते हैं, हमने इस प्रोग्राम में उठाए, मगर मसला ये है कि अब तोशाखाना के मामले को भी पॉलिटिकल टूल के लिए इस्तेमाल किया गया कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देना था और उनकी बीवी समेत उन्हें जेल में डालना था। तो उससे क्या हुआ, केस में वजन रह गया या नहीं रह गया? जिस तरह 9 मई को इस्तेमाल किया, तोशाखाना को भी इस्तेमाल किया, तो फिर आगे ही बढ़ना पड़ेगा ना। जब रियासत केसेस को इस्तेमाल करती है और वाकयात को अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, तो फिर केसेस में दम तो नहीं रह जाता ना। नहीं, मैं इससे I'll beg to differ with all due respect। मैं केसेस में ये आप कह सकते हैं कि केसेस किस वक्त प्रोसिक्यूशन से वो सही तरह ना बने। तो मैं सारी 60-70 साल की जो तारीख है उसकी बात करता हूँ, लेकिन जो है जराइम जो है वो सरजद हुए हैं। 9 मई को जराइम सरजद हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तोशाखाना का जुर्म जो है सरजद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 190 मिलियन पाउंड वाला जुर्म सरजद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे 190 मिलियन पाउंड के लिए जो है बाज़ अशख़ास के फ़ोन आए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको मेरा ख्याल बताया भी है। मगर वो क्यों कर रहे हैं, वो जो शख्सियत है वो फिर आपके आजकल बहुत करीब है, उनका नाम ले दें। नहीं, मैं नहीं नाम लेता। ऐसी टॉपिक किसी और तरफ जो है जो जहाँ मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ वहाँ से फोकस हट जाएगा, ये फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन ये सारे जो मैंने गिनवाए हैं, अलकादर ट्रस्ट हो गया, तोशाखाना हो गया, ये सारे जो केसेस जो हैं, फॉरेन फंडिंग हो गई, इस सारे के सबूत मौजूद है। आप ये कह सकते हैं, मगर देखिए ना ख्वाजा साहब, जब 190 मिलियन पाउंड का जिस तरह केस चल रहा है उस पर वो क्योंकि मेरिट के मुताबिक चल रहा है, जब गवाहों के बयानात भी हो रहे हैं, जल्दी भी नहीं दिखाई जा रही है, तो उस पर सवाल भी नहीं उठ रहा है कि जी ये मेरिट के अगेंस्ट जा रहा है। इमरान खान साहब उस हवाले से बयान देते हैं, मगर उस बयान में वजन नहीं होता, वो अपना जो दिफा पेश करते हैं उस दिफा में वजन नहीं होता। ये तोशाखाना का जो मामला था, साइफर का जो मामला था, उसको खराब किया गया ना सियासी एडवांटेज लेने के लिए। 9 मई के वाकये को भी खराब किया गया ना सियासी एडवांटेज लेने के लिए कि जिसने पार्टी छोड़ी उसे माफी मिल गई। नहीं, देखे ना, मेरा नहीं ख्याल में 9 मई का वाकया जो है ना वो उसका एक और एंगल है कि आप कह सकते हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन है कि उस केसेस को सही प्लीड ना किया गया, या केसेस को जो सही जो है परस्यू ना किया गया, या केसेस को हैंडल सही ना किया गया। तो आप आर्गुमेंट से कर सकते हैं, आई विल नॉट डिफर फ्रॉम दैट कि आप नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जो है शाहजेब, वो मुस्तनद है कि ये केसेस जो है, ये वारदातें हुई हैं, ये वारदातें उसने की हुई हैं इमरान खान ने जो है। लेकिन सूनर और लेटर 9 मई का भी जो है, ये वारदातें सारी दुनिया के सामने टीवी स्क्रीन के ऊपर, शनासा चेहरे, पीटीआई के लीडरशिप के चेहरे, वो सारे के सारे वो नारे कि पाकिस्तान नहीं तो खान नहीं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये कौन नारे लगाता था? मैंने आज असेंबली में कहा है, कोई जवाब नहीं, शोर मचाते थे, जवाब नहीं कोई देता था। ये किसने नारे लगाए हैं? ये चीज़ें जो हैं, आप उनकी जो एडजुडिकेट करने की वैल्यू जो है, आप उसको जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एडजुडिकेशन की जो तरीकाकार है या उसकी वैल्यू जो है, वो हो सकता है आपका उस पर एतराज़ हो, मैं उस पर तो मगर ख्वाजा साहब, आपका एक चीज़ जिस पर एतराज़ नहीं हो, गालिबन DGI-SPR कह रहे हैं जी फिर 2014 से करें, 9 मई सिर्फ ना करें। PTI कह रही है कि जी फिर आप हबूबुर रहमान कमीशन से करें, एबटाबाद कमीशन की भी रिपोर्ट लेकर आए, ये सारे के सारे मामला पब्लिक करें। आपका नून लीग का तो किसी पर भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, सब चीज़ पब्लिक होनी चाहिए। आप तो खुद कह रहे हैं कि फिर अयूब खान से शुरू करें, तो फिर वहाँ से शुरू करके सारा एहतसाब करें, सब आवाम के सामने रखें किस किसने क्या क्या गुल खिलाया इस मुल्क के साथ। बिल्कुल सही है। देखें, बात असल में ये उस तनाज़र में हुई थी कि 2014 जो है उससे इस तरह बात की गई थी कि उससे पहले जो है किसी को 15 साल गुजर गए हैं बीच में। ये जो इस वक्त तनाज़ा है इमरान खान में और एंटी इमरान खान फोर्सेस जो हम लोग हैं, उनमें जो तनाज़ा जो है, दोनों पार्टीज जो है ना वो इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अवाम में मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। या 9 मई का जो वाक़या है उसकी पार्टी सारी मौजूद हैं, इसलिए कहा गया कि 14 मई से इसको स्टार्ट कर लें। लेकिन अगर इंसाफ के तकाजे यही हैं कि हम उदुरमान कमीशन से नहीं, फिर 58 से, फिर क्रॉमवेल की जो है मिसाल जो है मैंने सही दी है ना, तो उसको निकाल के उसकी हड्डियों को निकाल के जो है सूली पे चढ़ाया गया था। तो फिर यही होगा ना, ये वहाँ से इब्तिदा तो करें, एक दफ़ा इब्तिदा तो करें, फिर करें। जो जिन जजेस ने दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, उन पर कत्ल का मुकदमा बनाए ना,
फिर जनरल ज़िया के ऊपर देखें, मैं वाहिद सियासतदान हूँ। आज भी मुझसे ताने दिए जा रहे थे ना, मैंने जनरल ज़िया से अपनी वाबस्तगी की, आप भी उस चीज़ के गवाह हैं। मैंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर माफ़ी मांगी हुई है, लेकिन मेरे वालिद को उस वक्त हाइंडसाइट का एडवांटेज नहीं था। मुझे तारीख का एडवांटेज है, हाइंडसाइट का एडवांटेज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि आज उसके बाद 2 नस्लें जो है उसके नताइज भुगत चुकी हैं। जो अफगानिस्तान में हमने इंटरवेंशन जो की थी उसके नताइज आज भी भुगत रही हैं। पता नहीं कितनी नस्लें हमारी भुगतेंगी उस चीज़ को। मुझे ये दुख है, मुझे और कोई दुख नहीं है। सियासत मैं बड़ी सियासत कर चुका हूँ, अल्लाह का मेरे पे बड़ा फजल है। मगर साहब ये बड़ा फजल है अब भैया, जो मुझे ज़ाहिर कोई है नहीं, 9 मुझे मई एक का दुख है, अगर आप तारीख 9 मई का एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, उसके हकाइक सारे के सारे मौजूद हैं। बट नाउ अब सिचुएशन ये है कि ज़ाहिर वहाँ से माफ़ी का मुतालबा है। आज खान साहब ने दोबारा दोहराया, उन्होंने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। अब नज़र आ रहा है ना कि बात सीधी सीधी हो रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे में होता है, 2019 में जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उसके बाद आप लोगों का बैकडोर खुल गया था इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब खान साहब भी सियासत तो इसी मुल्क में करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के इतने करीब रहे हैं कि उसकी भी रग रग से वाकिफ़ हैं, तो आपको क्यों नहीं लगता कि एक बैकडोर खुल जाएगा उनका, और आप लोग अगर मुज़ाकरात में कोई किरदार नहीं अदा करेंगे तो खुद इस्टेब्लिशमेंट को बैकडोर खुलना पड़ेगा और वो दबाव में आएगी? मैं शादेब उस मसले पे कुछ पॉसिबिलिटीज जो हैं वो तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें कोई जो है उसमें जो कोई एंड नहीं होगा, उसकी बहस का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे बताएं कि इन्होंने ये इनका जो औकात जो है या इनकी जो बसात जो है, मैं औकात का लफ्ज़ थोड़ा सा हो सकता है एतराज़ आ जाए, बसात जो है ये है कि ये पार्लियामेंट कसरे सदारत में जो है प्रेसिडेंसी में जाके ये उनको मिले बाजवा साहब को। उनको इन्होंने कहा कि पहले 8 दिन 10 दिन पहले गालियां दे रहे थे, उनको कहा जी हम तो ताहयात आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, आप हमारा साथ दें, आप हमारे बैकअप करें। अब ये देखें कितनी ताबेदारी है। मैंने आज भी कहा, मैंने कहा इस फ्लोर में, मैं तकरीर में कहा, इस फ्लोर में यहाँ पे जनरल फैज बैठते थे, जहाँ पे जनरल बाजवा बैठते थे, और कहीं भी नजर नहीं आते थे जो है इमरान खान साहब। वो ब्रीफिंग देते थे, हमने ब्रीफिंग ली उनसे, बिल्कुल ली। हमने स्पीकर साहब के घर में बैठ के लॉज डिस्कस किए, और बाहर वाले कमरे में 2 ऑफिसर ISI के बैठे जो मॉनिटर कर रहे थे कि ये फ्री कैन आपस में बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो हालात थे पार्लियामेंट के 2018 से लेके 2022 तक जो है। मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। ये मामला तो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, ये मामला तो रिपोर्ट हुए हैं सारे के सारे। इमरान खान साहब को इस बात को ढका छुपा नहीं रखते थे, वो तो कहते थे कि मैं क्यों बात करूं। दिस इज नॉट इवन क्वाज़ी जमहूरियत, दिस इज नॉट इवन क्वाज़ी डेमोक्रेसी, मगर अब प्योर एंड प्योर फैशिज्म एंड नथिंग एल्स, वन मैन रूल। मगर आगे जाके अब आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया, यानी कि नवाज शरीफ साहब अब पार्टी सदर बनकर एक एक्टिव रोल अदा करना चाहते हैं, तो उनका किरदार क्या होगा? वो कोई मुज़ाकरात की राह हमवार करेंगे, कोई ऐसी चीज़ करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे, या वो मुतमईन है, खुश है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं? देखिए नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो खुश हैं। मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो ही इज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर मूविंग, द थिंग्स व्हिच अल्टीमेटली आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह ये we'll be able to achieve some headway as far economy is concerned, some headway। अगले 4-5 महीने में ऑलरेडी इंडिकेटर्स जो हैं वो ठीक होने शुरू हो गए हैं, और हमारे यहाँ पे जिस तरह इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है अट्रैक्टिव हो रही है, कम से कम हमारे दोस्त ममालिक के लिए अट्रैक्टिव हो रही है। वो आ रहे हैं, मजीद आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, कुछ लॉसेस कम होंगे, कुछ इनकम ज़्यादा होगी, कुछ कंजर्वेशन होगी, हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त एज ऑन टुडे जिस तरह आप और मैं बात इस वक्त कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों में मायूसी भी हो सकती है, लेकिन आई थिंक थिंग्स आर वर्किंग ऑप्शन। ऐसा मगर एक सूरत हाल मायूसी और जो ख़राबी है वो आज़ाद कश्मीर में हुई और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। फिर आज वज़ीर आज़म ने पैकेज अनाउंस किया, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर गंदम और बिजली पर जो सब्सिडी उस सब का ऐलान किया, मगर उसके बाद फिर क्लैश हो गया सिक्योरिटी इदारों के साथ और 3 अफराद के मारे जाने की इतलात आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखें, वहाँ पे ऐसे भी एलिमेंट हैं उसमें जो नहीं चाहते थे कि ये राजीनामा हो, वो चाहते थे ये सिचुएशन फ्लेयर अप हो और ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लाजमी तौर पे वहाँ पे मुदाखलत जो है जो इंडियन एजेंट हैं वो भी कर रहे हैं। जिस तरह
हम हमारे लोगों हमारा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, मकबूजा कश्मीर में हमारा इन्फ्लुएंस है। इसी तरह इंडिया का भी इन्फ्लुएंस जो है उन्होंने किसी न किसी तरह यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, और वो नहीं चाहते होंगे कि ये सेटलमेंट हो। हमने वहाँ पे बैठ के जिस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब मीटिंग ले रहे थे, उस वक्त साइमल्टेनियसली उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। जो अमाउंट जो डिसाइड हुई है उसमें रद्दोबदल किया गया। उनकी डिमांड ज़्यादा थी कि भाई ये हमें आटे की मद में या बिजली की मद में जो है इतना पैसा जो है हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए। जो लीडर्स की भी यही डिमांड थी कि हुकूमत को आप सब्सिडाइज करें। हम उसको परमानेंट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी जो है इंशाल्लाह। मगर ख्वाजा साहब, ये अनाउंसमेंट वहाँ पे हम नहीं चाहते, मगर इसका जवाब ये तो नहीं है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्लैशेस में 3 बंदे मार दें। ये कोई सूरत हाल कंट्रोल करने का तो ऑप्शन नहीं है, ये तो सूरत हाल बिगाड़ने का ऑप्शन हुआ ना। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। उन्होंने परसों तरसों से एक इंस्पेक्टर को पहाड़ के ऊपर से धक्का दे के नीचे गिराया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जो है बिल्कुल उसको रिएक्ट नहीं किया। आज क्या सूरत हाल थी मैं फौरी तौर पे कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज थिंग्स आर स्टिल फ्लूइड, तो मैं नहीं कमेंट कर सकता उनके ऊपर जो है इस वक्त। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मे बी इन द मॉर्निंग व्हेन द सिचुएशन इज़ अ बिट बेटर और अंडर कंट्रोल और मुझे उसके तफसील मालूम हो तो फिर मैं कमेंट भी कर दूँ उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की है, सहाफ़ियों से की है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार ने उनसे सवालात भी किए। क्या इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की? शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद है। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज बड़ी तफसील से इमरान खान साहब ने बातें की हैं। क्या मूड था, किस नुक्ते पर उन्होंने कहा कि वो आर्मी चीफ को ख़त लिखने लगे, क्योंकि आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, फिर माफ़ी का आज दोबारा मुतालबा कर रहे हैं? शाहजेब साहब, इमरान खान के पास जो उनके पार्टी रहनुमा और वकला जो क़यादत है वो जो बाहर की इंफॉर्मेशन उनके पास लेके जाते हैं उसी हिसाब से उनका मूड जो है बदलता रहता है। आज कदरे बेहतर मूड था उनका, और जब हम आज सुबह अडियाला जेल पहुंचे तो इमरान खान कमरा अदालत के रोस्टम पर मौजूद थे। समाअत शुरू हो चुकी थी वो, और जज साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो बुशरा बीबी है उनका जो ब्लड टेस्ट होना है उसकी इजाज़त दी जाए, और शौकत खानम का जो डॉक्टर आसिम है उनसे इनके सैंपल्स लिए जाएँ ब्लड के। और उनके वकला ने एक और दरख्वास्त अदालत में जमा कराई, जो रुकने पार्लियामेंट बरतानिया की है सईदा वारसी, उनकी मुलाकात करवाई जाए। ये दोनों जो दरख्वास्तें अदालत ने मंजूर की। उसके बाद इमरान खान रोस्टम से नीचे आए और वो सहाफ़ियों की तरफ आए, और सहाफ़ियों से उन्होंने पहले गिला किया कि आपका जो सेंसर्ड प्रेस है ये मेरी गुफ्तगू मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, जिस पर हमने उनसे कहा कि आपको कोई गलत बता रहा है। आपकी बेशतर गुफ्तगू जो है वो रिपोर्ट हो रही है और नेशनल मीडिया पे रिपोर्ट हो रही है। उसके बाद उनको कहा गया कि अगर आप किसी रहनुमा की ड्यूटी लगाएं वो सारा रिकॉर्ड आपको ला के आप खुद चेक करें। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ पीटीवी दस्तियाब है, मैं सिर्फ पीटीवी देखता हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई चैनल दस्तियाब नहीं है। उसके बाद वो जाके बुशरा बीबी के पास बैठे। थोड़ी देर में इंतज़ार पंजो था, जो उनके वकील हैं, वो कमरा अदालत में आए, और उसके बाद करीबन 5 मिनट बाद वो और इंतज़ार पंजो था और बैरिस्टर गौहर खान इकट्ठे आए सहाफ़ियों से बात करने के लिए। और इमरान खान ने शुरू अपनी गुफ्तगू यहीं से की कि मैं आर्मी चीफ को मुल्की हालात पर एक ख़त लिखूँगा, और उन्होंने उनके हाथ में एक दस्तावेज़ थी 3 से 4 पेज पर मुश्तमिल, जो 190 मिलियन से मुतल्लिक़ थी। पहले तो उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बयान है, और इसमें जो है बताया गया है कि जो अमाउंट NCA ने वहाँ से मुंतकिल किए उसमें मुनाफा हुआ 13 अरब का। खैर, उसके बाद जब हमने उनसे इस्तफसार किया कि क्या वाकई ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का बयान है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये उन्हीं का है। इंतज़ार पंजो था, उनके साथ खड़े थे, उन्होंने भी कहा। खैर, उस पर लंबी गुफ्तगू हुई, उसमें शहजाद अकबर का जिक्र आया, फराग होगी का जिक्र आया, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया। और उसके बाद जब हमने नायब हुकाम से पूछा कि ये वाकई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बयान है, उन्होंने इस बात की नफ़ी की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नेशनल बैंक के किसी अफसर का बयान है जिसमें उन्होंने इस जो अमाउंट है उसके मुनाफे का जिक्र किया है। उसके बाद इमरान खान ने शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक़ उनसे सवाल हुआ कि उन्होंने जो कहा है कि बानी PTI मुझे मुलाकात के लिए मगर मरवत साहब पर आने से पहले ये आर्मी चीफ को खत लिखने वाली बात कहाँ से आई कि मैं खत लिखूंगा, और माफ़ी वाली बात की माफ़ी आज फिर उन्होंने दोहराया कि मुझसे मांगी जाए?
उनसे सवाल हुआ कि जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर आपकी पोजीशन जो है, पार्टी पोजीशन या आपका जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल क्लियर है, मज़ीद इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं एक बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ, मुझसे माफ़ी का तकाजा बिला जवाज़ है और मैं इस मामले पर मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को एक ख़त लिखूँगा। और ये उन्होंने बाकायदा तौर पे सहाफ़ियों को बताया। उसके बाद उन्होंने आज़ाद कश्मीर का जिक्र किया कि आज़ाद कश्मीर में जो मूवमेंट चल रही है ये मुल्क की बदकिस्मती है। हमारी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमतें गिराई गई और जब असम्बली में अवाम के नुमाइंदे नहीं होंगे तो अवाम पब्लिक पे ही आएगी। और शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक़ उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने शेर अफजल मरवत को 2-3 मरतबा समझाया था कि पार्टी पॉलिसी की वायलेशन ना करें, लेकिन वो हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई करता था और ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी थी। और शेर अफजल मरवत ने जब सऊदी डेलीगेशन आया था पाकिस्तान, उस वक़्त भी एक मुतनाज़ा बयान दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के मजमूई तौर पर सऊदी हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे भी ज़ाती ताल्लुकात हैं मोहम्मद बिन सलमान से, लिहाजा उनको 2-3 दफ़ा समझाया गया था लेकिन वो बाज नहीं आए। उस पर उनसे कहा गया कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि जब तक आप उनको मुलाकात के लिए नहीं बुलाएंगे तब तक वो जेल नहीं आएंगे। उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो आगे निकल गए। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की हुकूमत के हवाले से कि हम नून लीग से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म जो थे अनवारुल्लाह काकड़, उन्होंने जो फार्म 47 के हवाले से बयान दिया है उस हवाले से हम अदालत में जाएंगे और रिट पिटिशन करेंगे, नून लीग के साथ मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। और हुकूमत जो है अब मज़ीद 1000 अरब के टैक्सेस लगाने जा रही है और जून और जुलाई का महीना जो है ये हुकूमत के लिए इम्तहान होगा, क्योंकि पब्लिक ने जब टैक्सेस लगेंगे, जब बोझ बढ़ेगा आवाम पे, तो पब्लिक ने सड़कों पे आना है। बहुत शुक्रिया शबीर डार, तफसीलात बता रहे थे। बड़ी अहम बात है और ये एक दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि जो पैसे NCA ने पकड़ के पाकिस्तान को दिए थे वो उन्होंने के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने के अकाउंट में डाल दिए थे और अपनी काबीना को भी नहीं बताया था और काबीना के अरकान कह चुके हैं हमें नहीं बताया था, बंद लिफाफे पे हमसे दस्तखत कराए थे। आज इमरान खान का दिफा ये है क्योंकि मुल्क में शराय सूद ज़्यादा है कि वो पैसे पाकिस्तान आए तो उस 35 अरब रुपये पे 13 अरब रुपये का मुनाफा हुकूमत पाकिस्तान को खो चुका है। ब्रेक शामिल करते हैं, कोरामपुर में बात करेंगे। IMF प्रोग्राम के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान में है। वफ्द के FBR हुकाम से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं जो ज़राए के मुताबिक 2 दिन तक जारी रहेंगे, जबकि वज़ारत ख़जाना के साथ IMF के मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। हुकाम पर उम्मीद है कि IMF से $6 अरब से ज़ायद और तवील मुद्दत का पैकेज मिल जाएगा। अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF के मिशन की मुलाकात का एलामिया जारी हुआ है, जिसके मुताबिक IMF के वफ्द की क़यादत मिशन चीफ नेथन पोर्टर कर रहे थे। मुलाकात का मकसद IMF के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज़ था। मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़जाना के हुकाम शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF का खैर मकदम किया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कामयाब तकमील पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने मिशन को मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। IMF से मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम के अलावा नए माली साल के बजट पर भी मुशावरत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब हैदर साहब, नुमाइंदा द न्यूज़। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि अच्छे माहौल में चल रहे हैं, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बड़ी सख्त शराइत हैं, टैक्स के हवाले से उनके बड़े सख्त मुतालबात हैं। क्या माहौल है, किस तरीके से मुज़ाकरात जारी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर अभी मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है और ये तकरीबन 2 वीक्स के लिए जो है वो IMF की टीम पाकिस्तान में होगी, चूँकि इसके अंदर हमने एक मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और फिस्कल फ्रेमवर्क जो कि MEFP कहलाता है, मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, उसके ऊपर एग्रीमेंट करना है। तो ऑफ कोर्स एक बड़ी एडजस्टमेंट जो है वो IMF मांग रहा है। उस एडजस्टमेंट में एक तो हमने जो रेवेन्यूज़ हैं उनको बढ़ाना है और अपने एक्सपेंडिचर्स को भी रैशनलाइज करना है। एक्सपेंडिचर साइड पे मैं पहले बात कर लूँ, जैसे कि कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर अपने जो बाकी काबीना के 2 अरकान हैं उनके साथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि पेंशन की इस्लाहात पे प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी है और उसके ऊपर वो एक पैकेज जो है वो हुकूमत लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स पे तो इतनी गुंजाइश ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा जो ज़ोर है
वो रेवेन्यू साइड पे होगा। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रेवेन्यूज़ में IMF ये मुतालबा सामने रखेगा कि कम से कम जो अगले साल का टारगेट है वो अलाइन करे पिछले प्रोग्राम की तरह ना हो, चूँकि लास्ट प्रोग्राम में जो टैक्स टू GDP रेशियो है, जो 3 साल का प्रोग्राम था PTI के ज़माने में जो हुआ था, उसमें टैक्स टू GDP रेशियो नहीं बढ़ सकी थी, एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ गए थे। तो इस दफ़ा खासी कोशिश ये होगी कि टैक्स रेवेन्यूज़ के ऊपर और नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें आपको पता है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसके ऊपर जो है वो उनकी मेजर जो है वो फोकस है। उसमें पॉलिसी साइड पे भी और जो कंप्लाइंस की है, इन दोनों के ऊपर मैं समझता हूँ कि IMF जो है वो उसने कुछ टैक्स गैप्स भी अभी आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे भी तवज्जो दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो मेजर फोकस होगा वो जनरल सेल्स टैक्स के ऊपर होगा, क्योंकि जनरल सेल्स टैक्स में IMF के बकौल उसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है, वहाँ पे डिस्टॉर्शंस बड़ी ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ों पे रेट कम है, तो वो स्टैंडर्ड 18% GST की बात करेंगे। तो अब देखना ये है कि हुकूमत किस तरह से करती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है और उसमें खासकर जो सैलरीड क्लास है, IMF की एक रिपोर्ट पहले आई जिसमें कहा गया कि स्लैब्स को कम करने की बात है। फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमने इसको डिवर्सिफाई करना है, रिटेलर्स को और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को और सर्विसेज सेक्टर के टैक्स को लेकर आना है। अब देखना ये है कि ये जो सैलरीड क्लास के ऊपर बर्डन है इसको वो कैसे तो अवॉइड फिर करते हैं वज़ीर ख़ज़ाना तो और बार बार कैसे वाजे इसको कर रहे हैं कि हम और बर्डन नहीं डाल सकते सैलरीड क्लास पर। ये भी वाजे कर रहे हैं कि जी हमें एक्सपैंड करना है, रिटेलर्स के हवाले से जो स्कीम्स आई ज़ाहिर अभी तक नहीं काम कर सकी हैं। आपको लग रहा है कोई ऑल्टरनेट है कि जिससे टैक्स भी जमा कर लें, टैक्स नेट भी डाइवर्सिफाई हो जाए, टैक्स टू GDP भी बढ़ जाए और IMF भी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जी ये प्रैक्टिकल इकदाम हैं, ये नाकाम नहीं होंगे? देखिए, इसमें जो अब ये विश लिस्ट है, वो विश लिस्ट तो ये है कि पाकिस्तान में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जाएं और डायरेक्ट टैक्सेस में जो अमीर लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो टैक्स का बर्डन ज़्यादा करे। IMF की फिर रिपोर्ट का मैं हवाला दूंगा। उस रिपोर्ट में वो दोबारा से ये कहते हैं कि 61% से ज़्यादा पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और वो विद होल्डिंग टैक्सेस को भी उसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर गुंजाइश वहाँ पे मौजूद है। GST के ऊपर भी है, चूँकि GST के अंदर वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गैप है। तो अब देखना ये है कि GST का चूँकि बर्डन आम आदमी जो जिसकी थोड़ी इनकम है उसके ऊपर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का असर ज़्यादा पड़ेगा। अब देखना ये है कि GST की डिस्टॉर्शंस को एक तरफ तो ख़त्म करना है, दूसरी तरफ जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वहाँ पे मैं समझता हूँ कि गुंजाइश खासी ज़्यादा मौजूद है और हुकूमत की इंटेंशंस तो ये है कि वो उस तरफ बढ़े। लेकिन उसमें आपको पता है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल कुछ इकदाम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ डेटा जो है वो काफ़ी नहीं है, डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा टैक्सेबिलिटी के अंदर, तब भी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो सकेगी। बहुत शुक्रिया। मैं तफसीलात बता रहे थे। आज प्रोग्राम में इतना ही। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।